डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक ट्रस को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि टू मेंबर ट्रस सपोर्टिंग अ ब्लॉक ऑफ डब्ल्यू। ये आपके पास एक वेट है डब्ल्यू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर ए बी, ये आपके पास एक मेंबर है ए बी और दूसरा मेंबर है ए सी जिसका एरिया आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल ये मे बी किसी स्टील मेंबर से बना होगा या फिर मे बी ये एक रोप जिसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपको ए बी 800 मिलीमीटर स्क्वायर और ए सी जो है 400 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। आपने क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। आपने डब्ल्यू की एक सेफ वैल्यू को फाइंड करना है। इफ़ वर्किंग स्ट्रेसेस आर 110 मेगापास्कल फॉर ए बी, आपका ये मेंबर ए बी है, उसके लिए 110 मेगापास्कल वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब इस स्ट्रेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और दूसरा ए सी, उसके लिए 120 मेगापास्कल आपको गिवन है। इस न्यूमेरिकल में पहला काम आपने हमेशा जब भी किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने उस न्यूमेरिकल को समझना है कि वो क्वेश्चन क्या रहा है। उसके बाद आपने अपना गिवन डेटा लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो आपने समझना है। ये हमारे पास एक मेंबर है, इसको मैं इधर एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास रूफ टॉप है। इस रूफ टॉप के साथ एक रोप ये अटैच है और दूसरी रोप ये अटैच है। ये दो पॉइंट्स पर दो डिफरेंट रोप्स अटैच हैं या कोई स्टील मेंबर है। उन्हीं के साथ आपके पास एक वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके एंगल भी किस इंक्लिनेशन पर हैं, ये एंगल भी आपको गिवन है 60 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब जो गिवन डेटा है वो ये है कि इस रोप का, ये जिसे हमने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी और ये ए, हमें ए सी का जो एरिया है हमें गिवन है वो है 400 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और साथ हमें ए बी का एरिया गिवन है वो है 800 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमें इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस मटेरियल से भी, वट एवर द मटीरियल इज़, जिससे भी ये बने हुए हैं, उसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, सेफ वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू की आपने सेफ वैल्यू को फाइंड करना है, सेफ वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। इफ़ वर्किंग स्ट्रेसेस आर, अगर ए बी में वर्किंग स्ट्रेस मतलब इस स्ट्रेस से ज़्यादा एक्सीड ना करे, क्योंकि अगर ये एक्सीड कर जाएगा तो ये मेंबर आपका ए बी जो है ये टूट जाएगा। तो स्ट्रेस इन ए बी 110 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ए सी है उसका स्ट्रेस जो है 120 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अब जब आपके पास, आपने जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर स्ट्रेसेस गिवन है, आपको एरिया भी गिवन है। जो नहीं है चीज़ वो हमारे पास है फोर्स एफ़। फोर्स एफ़ को आपने फाइंड करना है। तो फोर्स एफ़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो गिवन डेटा में हम पहले अपना डेटा पूरा लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो गिवन है वो है एरिया ए बी, एरिया ए सी गिवन है। ए बी जो है वो हमारे पास एरिया है 800 मिलीमीटर स्क्वायर और जो हमारे पास ए सी का एरिया है वो है हमारे पास 400 मिलीमीटर स्क्वायर। जो स्ट्रेस इन ए बी है वो हमें गिवन है 110 मेगापास्कल और जो स्ट्रेस इन ए सी है वो हमें गिवन है 120 मेगापास्कल। ये हमारे पास गिवन है। जो हमने फाइंड करना है वो क्या है? सेफ वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की वो वैल्यू के जो जिस पर ये स्ट्रेसेस एक्सीड ना हो वो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करनी है। फ्री बॉडी डायग्राम ये आपने ड्रॉ करना है।
तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? वो डायग्राम जिसके अंदर आप फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें, ना कि आप उसमें बॉडी को रिप्रेजेंट करें। जस्ट आपने फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर जो लग रही होती हैं वो फोर्सेस आप वो जो डायग्राम होती है वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाती है। डायग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली। तो आपके पास ये एक पॉइंट है, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, ये एक पॉइंट है और यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स W वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। फिर जो चीज़ अब डाउनवर्ड एक्ट करिए उसके अगेंस्ट आपने न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसके मुताबिक आपके पास अगर वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो आपके पास जो बाकी फोर्सेस होंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी। और यूँ ये फोर्सेस अपवर्ड में क्यों होंगी? क्योंकि ये आपके पास जो आप इस पेज में देख रहे हैं ये आपके पास इसलिए अपवर्ड होंगी क्योंकि ये एक ऊपर रूफ के साथ अटैच है। तो ये इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ एफ ऑफ ए सी, इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ एफ ऑफ ए बी। ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर आपने एंगल्स को भी लिख लेना है। 60 डिग्री एंगल पर ये क्रिएट कर रहा है और ये जो है 40 डिग्री एंगल पर है। ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम होगी। इन फोर्सेस को फाइंड करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है कि अगर कोई बॉडी आपके पास रेस्ट में है तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी वो उन सब का सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये ट्रांसलेटरी इक्वेशन है या ट्रांसलेशन में, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन अगर मोशन वन डायरेक्शन में हो तो उस केस में ये आपके पास ये वाली इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और अगर आपके पास रोटेशन भी है तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो इक्वेशंस किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तब होगा अगर आपके पास डायग्राम 1D में हो। 1D मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर आपके पास फोर्स लग रही हो। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये 1D फोर्स कहलाएगी। और अगर आपके पास 2D फोर्स हो, 2D मतलब x और y डायरेक्शन दो डायरेक्शन में हो, x और y डायरेक्शन में, तो आपके पास समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास थ्री डायमेंशन में फोर्सेस लग रही हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इन तीन कंडीशन को फिर सेटिस्फाई होना है फॉर इक्विलिब्रियम। तो हमारे केस में चूँकि एक्स और वाई डायरेक्शन है तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आप एक्स डायरेक्शन में आप बाकी फोर्सेस को देखेंगे। मैं इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करूँगा तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन हम जो शो करेंगे वो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में शो करेंगे। तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। मैं कहता हूँ कि जितनी भी राइटवर्ड फोर्सेस होंगी उनको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखना है और जितनी भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस होंगी उनको आपने नेगेटिव साइन में। ये मेरी एजम्पशंस है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है, एजम्पशन। ठीक है, इसके लिए पहले तो अब दोबारा हम उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये आपका वेट डाउनवर्ड लग रहा था W और ये एफ ऑफ ए सी है, ये एफ ऑफ ए बी है और एफ ऑफ ए सी है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, जहाँ पर एंगल भी लिख देते हैं, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जब भी कोई वेक्टर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेक्टर
एफ़ है, जब ये किसी इंक्लिनेशन पर होता है और एक एंगल बनाता है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं जिसको हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिसे हमने कहा था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं डिवीजन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर को आप उसके अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो आपके पास ये फोर्स एफ़ है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक इंक्लिनेशन थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एफ ऑफ एक्स और दूसरा होगा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स जो बराबर है वो एफ कॉस थीटा के बराबर है और एफ ऑफ वाई जो है एफ साइन थीटा के बराबर है। ये आपने बचपन में पढ़ा था ये सब, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब ये जो आपकी ऊपर डायग्राम है इसको भी आप डिवाइड करो इसके कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगेन मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एफ ए सी यहाँ पर एक्ट कर रहा है और दूसरा एफ ए बी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 40 डिग्री है। तो इसको इस एफ ए सी को डिवाइड करते हैं अपने कंपोनेंट्स में, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ए सी कॉस, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और दूसरा एफ ए सी है ये साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आपके पास एफ ए बी ये कॉस 40 डिग्री हो जाएगा और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एफ ए बी साइन 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने याद रखनी है क्योंकि इसी डायग्राम की बुनियाद पर आपके पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पर जो कहा था कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, समीशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप जब अपनी डायग्राम को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में आपके पास एफ ए सी का एक ये एक्स डायरेक्शन में है और एक ये एक्स डायरेक्शन में है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ ए सी कॉस 60 डिग्री, ये पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि ये राइटवर्ड है और राइटवर्ड एजम्पशन जो मेरी है वो पॉजिटिव है, तो इसको मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया। इसी तरह ये जो एफ ए बी साइन 40 डिग्री है ये माइनस में, क्योंकि मेरी एजम्पशन नेगेटिव डायरेक्शन में थी, तो एफ ए बी साइन 40 डिग्री। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है जिसको मैं यहाँ लिख सकूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ये दो फोर्सेस ही हैं। तो ये समीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैंने इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एफ़ ए सी की वैल्यू निकालता हूँ, तो एफ़ ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ़ ए बी, ये नेगेटिव साइन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ़ ए बी साइन 40 डिग्री, यहाँ पर कॉस 60 डिग्री मैं लिख देता हूँ अपना वापस। तो ये साइन 40 एफ ए बी साइन 40 हो गया इस, और यहाँ पर बीच में इज इक्वल टू है, तो एफ ए सी की जो वैल्यू होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी? एफ ए बी साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई में है cos 60 तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसमें मैं वैल्यूज़ भी पुट करता हूँ। मैं इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, तो एफ़ ए सी बराबर है एफ़ ए बी cos 40 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि अपना कैलकुलेटर निकालना है और कैलकुलेटर में आपने cos 40 और cos 60 डिग्री की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो
जब आप cos 40 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर आपने कैलकुलेटर निकालना है और उसमें आपने cos 40 डिग्री की वैल्यू उससे फाइंड करनी है। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैलकुलेटर है, इसको आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर cos लिखा होगा। जब आप cos उसमें पुट करेंगे, cos बटन प्रेस करेंगे तो साथ ही आपने 40 की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो आंसर जो आपको मिलेगा cos 40 का वो आंसर होगा 0.766। 0.766 वो वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, 0.766। ये वैल्यू जब आप पुट कर लेंगे तो इसी तरह आपने cos 60 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से फाइंड करनी है, जो कि वैल्यू है 0.5। FAC की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो वैल्यू होगी 1.532 FAB। ये आपके पास FAC की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन आपने अपने पास आपने सेव रखनी है। इसको मैं स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। इसके बाद आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्सेस को आपने पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड फोर्सेस को आपने नेगेटिव लेना है। आप अपनी प्रीवियस इस डायग्राम को देखें, इसमें आपके पास दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, f ऑफ AB साइन 40 डिग्री और दूसरी अपवर्ड फोर्स है FAC साइन 60 डिग्री। ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हैं तो इनको मैं पॉजिटिव लूँगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है तो ये जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसको मैं नेगेटिव लूँगा, क्योंकि मैंने इजम्पशन में ये कहा है कि अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ f ऑफ AB साइन 40 डिग्री प्लस f ऑफ AC साइन 60 डिग्री माइनस W इज़ इक्वल टू ये ज़ीरो मैंने अपना यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर f ऑफ AB साइन 40 डिग्री ये प्लस f ऑफ AC साइन 60 डिग्री, ये W यहाँ पर अगर नेगेटिव था ये इक्वेशन के उस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू W। मैं यूँ लिख सकता हूँ। फिर आपने क्या करना है, f ऑफ AB साइन 40 डिग्री प्लस f ऑफ AC, यहाँ पर आपने क्या करना है, f ऑफ AC की वैल्यू को पुट करना है। f ऑफ AC की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है तो आपने लिखना है यहाँ पर 1.532 f ऑफ AB साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू W। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, f ऑफ AB साइन 40 डिग्री प्लस 1.532 f ऑफ AB। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है। आपने साइन का बटन प्रेस करना है, फिर 60 डिग्री लिखना है, उसकी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.866 और इज़ इक्वल टू W। अब क्या करना है, आपने f ऑफ AB साइन 40 की आपने वैल्यू यहाँ पुट करनी है। साइन 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से जब आप निकालेंगे वो वैल्यू है 0.643 प्लस इन दो को आप जब ज़रब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.532 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.327। ये भी आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। FAB इज़ इक्वल टू W। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। आपके पास यहाँ पर भी FAB 0.643 है और यहाँ पे भी 1.327 FAB है। तो आपने क्या करना है, जब बेसिस सेम हो तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं। FAB तो आपने 0.643 जमा 1.327 इन दो को जब आप जमा करेंगे तो FAB आपके पास एडिशन में FAB
1.97 FAB इज़ इक्वल टू W आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 1.97 आ जाएगा। तो अगर मैं FAB की सेपरेट वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये, चूँकि यहाँ पर बेस के जो W के साथ है वो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.97, W अपनी जगह पर रह जाएगा। तो हमारे पास FAB की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.507 W। तो हमारे पास जो FAB की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये एक इक्वेशन। अब आपने अगर अपनी प्रीवियस इक्वेशन देखें FAC की वैल्यू को, FAC वो इज़ इक्वल टू बराबर है 1.532 FAB। इस इक्वेशन में आप इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन डायरेक्ट में पुट करें। कैसे पुट करें? FAC इज़ इक्वल टू 1.532 और FAB की जगह आप लिखें 0.507 W। तो FAC इज़ इक्वल टू 1.532, इसको मल्टीप्लाई करें आप 0.507 W से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.777 W। अब आप देख सकते हैं आपके पास दोनों मेंबर में, ये 1 और 2 इक्वेशन में आपके पास W की दो इक्वेशंस आ गई हैं, FAB 0.507 W और FAC। इट मींस दैट कि आपके पास W की जो वैल्यूज़ होंगी वो दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। आपने अब इन दो वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है थ्रू कौन से फार्मूले के? आपको पता है स्ट्रेस इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपके पास स्ट्रेसेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है और फोर्सेस भी आपके पास दोनों आ गई। इन दोनों फोर्सेस से आप W की वैल्यू को निकालें। जब आप W की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपने सेलेक्ट करना है एज अ सेफ वैल्यू ऑफ W। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ चुका होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले स्ट्रेस फॉर AC फाइंड करते हैं, फिर स्ट्रेस ऑफ AB फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रेस ऑफ AC इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ AC डिवाइडेड बाय एरिया AC। आपको FAC फाइंड करना है क्योंकि AC में W की वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेस ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ AC। ये आपने लिख लिया। तो F ऑफ AC जो था हमारे पास था 0.777 W इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ AC हमारे पास गिवन था, जो स्टार्ट में आप क्वेश्चन के देख सकते हैं, 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 क्योंकि मेगा पास्कल था। मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है, किलो 10 की पावर 3 होता है, माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। तो यहाँ पर मेगा पास्कल था, 120 मेगा पास्कल था, तो मैंने इसलिए इसको 10 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये मेगा 10 की पावर 6 के बराबर होता है। और आपके पास जो एरिया था वो 400 मिलीमीटर स्क्वायर था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट रखना है कि जो एरिया है वो पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी वैल्यू मीटर स्क्वायर में है और यहाँ पर आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो आपको पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास, इसको मैं 10 की पावर 3 मिलीमीटर लिख सकता हूँ और ये इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर 10 की पावर 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर 10 की पावर 3 मिलीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर 10 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलीमीटर
स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब जब भी आप, ये क्लू आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाओगे तो आप डिवाइड करोगे। तो हम यहाँ पर 400 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो हम छोटे यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर से हम जा रहे हैं मीटर स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना होगा 10⁻6 पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.777 W इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। क्योंकि ये जब 1/10⁻6 होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻6, क्योंकि डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम W की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 0.777 इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 400, 10⁻6 है और 10⁻⁻6 है, ये +6 -6 10⁻0 हो जाएगा। 10⁻0 जो होता है 1 के बराबर होता है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय आप करें 400, तो इससे आंसर आपके पास आएगा 48,000। इसी तरह W की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 48,000 डिवाइडेड बाय 0.777। तो W की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 6166.06 न्यूटन। तो आपके पास पॉइंट यहाँ पर है और मैं चाहता हूँ कि ये किलो में आपके पास आए, तो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट करना है 61.7। तो जब इस पे शिफ्ट करूँगा तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। W इज़ इक्वल टू 61.7 किलो न्यूटन, इसको मैं लिख सकता हूँ किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कन्वर्ट हो गया है, ये पॉइंट यहाँ पर था, जब यहाँ पर जाएगा तो ये आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 61.7 को अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर भी 61,776.06 आंसर आएगा। तो इस 1000 को मैं किलो कह देता हूँ, क्योंकि 1000 जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है, तो हम इसको किलो लिख सकते हैं। ये आपके पास वेट की एक वैल्यू आ गई 61.7। तो अब हमने F सेकंड जो है स्ट्रेस इन AB हमारे पास बराबर होगा F ऑफ AB डिवाइडेड बाय एरिया AB। तो फोर्स हमारे पास AB इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ AB, सॉरी एरिया ऑफ AB। तो फोर्स की जगह मैं AB की जगह मैं अपनी इक्वेशन यहाँ पर लिख सकता हूँ जो हमने प्रीवियसली डिटरमाइन की हुई थी, ये वाली F ऑफ AB 0.507 W, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ 0.507 W इज़ इक्वल टू स्ट्रेस हमारे पास 110 AB के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था और ये मेगा पास्कल था, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर एरिया हमारे पास 800 mm था, इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 क्यों करूँगा? क्योंकि ये मिलीमीटर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मीटर में। मिलीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो W की वैल्यू आएगी, इस पूरी इक्वेशन को आपने ख़ुद सॉल्व करना है। W की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो आएगी 173570.02 न्यूटन। तो आपने W की वैल्यू किलो में अगर लिखनी है तो ये यहाँ पर है, तो ये 173 पॉइंट अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा 173.5 किलो न्यूटन,
क्योंकि अगर मैं इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि W की वैल्यू 173.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 3570.02, तो ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपने इसको हायर वैल्यूज़ में लिखना है तो आपने यूँ लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर 173 के पास, तो 173 के पास इसको मुझे फिर 10 की पावर 3 किलो में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करी। तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं और दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब जो सेफ़ वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होगी, W की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई। एक वैल्यूज़ यहाँ पर आई है वो है 61.7 किलो न्यूटन, और दूसरी W की वैल्यू है वो है हमारे पास 173.3 किलो न्यूटन। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई हैं। इन दो वैल्यूज़ में जो सबसे कम वैल्यू है वही हमारी सेफ़ वैल्यू है, सेफ़ वैल्यू। तो आपने अगर चेक करना है कि मेरे आंसर ठीक हैं कि नहीं और कौन सी वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने तो यहाँ पर जो सेफ़ वैल्यू है वो लोएस्ट वैल्यू 61.7 किलो न्यूटन इसको कंसिडर किया है। और अगर आपने चेक करना है कि ये 173 को हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो इसके लिए सिंपल यही है कि आप ये इक्वेशन जो आपने पहले लिखी थी FAC इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ AC, ये आपने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली। इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं FAC की जगह 0.777 W, ये पीछे आपने यहाँ पर देखा होगा जो मैंने लिखा था FAC इज़ इक्वल टू 0.777 W, ये आपने यहाँ पर लिख लिया इज़ इक्वल टू स्ट्रेस AC आपने फाइंड करना है, और एरिया जो AC का एरिया है वो है 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्योंकि ये मिलीमीटर में और इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हुआ है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.777, जो W की है ये लार्जेस्ट वैल्यू हम सेलेक्ट कर देते हैं 173.3 किलो 10 की पावर 3, और स्ट्रेस AC और मल्टीप्लाई बाय 400 अपनी वैल्यू आप वापस अपने यहाँ पर लिख लें। तो इन दो को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13465.1 इज़ इक्वल टू स्ट्रेस AC, और ये वाली वैल्यू आपने एग्जैक्ट यहाँ पर लिख लेनी है 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो स्ट्रेस AC की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो 13465.1 डिवाइडेड बाय, आप जब इसको डिवाइड करेंगे 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से, तो स्ट्रेस की जो AC की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 33, ये कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व करना है, 336635352550, ये आपके पास आ गई। यहाँ पर पॉइंट है, और अगर मैं इसको मेगा पास्कल में लिखूँगा तो ये 336 यहाँ तक इसको लाना पड़ेगा, इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो स्ट्रेस AC की वैल्यू होगी वो 336 मेगा पास्कल है। तो अगर मैं स्ट्रेस AC की वैल्यू, अगर मैं ये W की वैल्यू 173 को यूज़ करता हूँ, सेफ़ वैल्यू को कंसिडर करता हूँ, तो ये जो है स्ट्रेस जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना करेगा, 336 मेगा पास्कल। तो 336 मेगा पास्कल इज़ ग्रेटर दैन जो अलाउेबल स्ट्रेस है। अलाउेबल स्ट्रेस AC के अंदर 120 मेगा पास्कल है, तो 120 मेगा पास्कल से एक्सीड कर जाएगा। तो अगर ये एक्सीड करेगा तो ये हमारे पास रोप टूट जाएगा। तो इसलिए हमने लोएस्ट वैल्यू 61.7 कंसिडर किया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग।